यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान से 2021 का सेट 2 यानी जीआई पेपर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादपों के पुष्प के नर जनन अंग को कहा जाता है। नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो देखिए, जो नर जनन अंग है वो पुमंग होता है, नर जनन अंग, और जो मादा जनन अंग है उसे जायांग कहा जाता है, और स्त्री केसर भी मादा जनन अंग ही होता है। फिर अगला है, नर पक्षी होता है। जो पक्षी होते हैं उसमें जेड जेड और डब्ल्यू जेड प्रकार के गुणसूत्र मैंने बताया था आपको। तो जो जेड जेड है ये नर होता है, जो डब्ल्यू जेड है ये मादा होता है। तो ये विषम युग्म की है और ये समयुग्म की है, और ये है नर, ये है मादा, और इसका मतलब नर पक्षी क्या होगा? समयुग्म की होगा। फिर अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। कहाँ होता है? बेकरी में, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में, इंसुलिन निर्माण में, इनमें से सभी। तो बेकरी में भी होता है, औषधियाँ भी बनती हैं, इंसुलिन भी बनता है। इंसुलिन कैसे बनता है मैंने पूरी प्रक्रिया आपको समझाया, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें आंसर सही होगा इन सभी में। फिर अगला है, अमरवेल होती है। अमरवेल क्या है? तो अमरवेल पूर्ण तना परजीवी होती है। पूर्ण परजीवी तने पर होती है, तो पूर्ण तना परजीवी होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 45 हो जाते हैं, मतलब 44 प्लस एक्स। तो इसमें जो एक लिंग गुणसूत्र है वो गायब हो जाता है, शून्य हो जाता है कह लीजिए। मतलब ये कैसा विकार है? तो लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी है, मोनोसोमी। जो टर्नर सिंड्रोम है ये लिंग गुणसूत्रों की मोनोसोमी होती है, जिसमें लिंग गुणसूत्र जो दो होते हैं उसमें से एक शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, या खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है एक का कह लीजिए। तो 44 प्लस एक्स यानी 45 ही गुणसूत्र बचते हैं। अब दूसरा देखिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये क्या है? ये लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी है। क्या है ये? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी होती है, और जब ट्राइसोमी होगी तो ट्राइसोमी होने पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। 47। अब देखिए इसमें क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई, इसमें जो नर होता है, क्योंकि एक्स वाई है तो जो नर है, नर में जो वृषण होते हैं या जो टेस्टिस होता है वो अविकसित हो जाता है, अविकसित, और स्तन बड़े हो जाते हैं। नर में स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो अविकसित हो जाता है। जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो ये देखिए 44 प्लस एक्स एक्स वाई जब होगा तब ऐसा होता है। और इसका कैरियोटाइप अगर पूछा जाए तो कैरियोटाइप होगा ए एक्स एक्स वाई। इसका कैरियोटाइप है ये, कैरियोटाइप। अब अगर दूसरे को देखा जाए तो इसमें और 47 जैसे है, तो 44 प्लस एक्स वाई वाई हो गया। देखिए इसमें एक्स एक्स वाई था, इसमें 44 प्लस एक्स वाई वाई हो गया। तो ये व्यक्ति कैसे होते हैं? अधिक लंबे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अधिक लंबे होते हैं, आक्रामक प्रकृति के होते हैं, आक्रामक प्रकृति के होते हैं। और बुद्धि कैसे होती है? बुद्धि इनकी मंद होती है, मंद बुद्धि वाले होते हैं। और इसका कैरियोटाइप क्या होगा? ए एक्स वाई वाई, इसका कैरियोटाइप ये हो जाएगा। और अगर अगला देखा जाए तो इसमें जैसे 47 गुणसूत्र बताया था, तो 44 प्लस एक्स 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 ये हो जाएगा। ये ट्रिप्लो मादा होती है, और इसका कैरियोटाइप क्या होगा? तो ए एक्स 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 हो जाएगा। ये कैरियोटाइप भी याद रखेंगे, कभी कभी केवल कैरियोटाइप ही पूछ लेते हैं। फिर अगला है, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं, देखिए जो वृषण होता है, वृषण से
वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो टेस्टिस है पुरुष में, पुरुष के वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं और लीडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन का स्रावण होता है और हार्मोन का नाम क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन। नर हार्मोन कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन होता है। और ये जो हार्मोन है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है। लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना है, कंधे चौड़ा होना है, आवाज भारी होना है। ये द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं इनका विकास करता है और साथ ही साथ सहायक जनन ग्रंथियों का भी विकास करता है। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं उनका भी विकास करवाता है। फिर अगला है अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? तो जब परागण ना हो, निषेचन ना हो, परागण और निषेचन के बिना ही फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन क्या है? जब परागण ना हो, निषेचन ना हो, फिर भी फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। यानी बिना परागण के, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फलों में बीज नहीं होते हैं, बीज नहीं बनते हैं। जो अनिषेक फलनी फल होते हैं इसमें बीज नहीं बनते हैं। जैसे क्या बताएंगे? बिना बीज वाला अंगूर जैसे होता है, जैसे केला है, ये सब क्या अनिषेक फलनी फल होते हैं। फिर अगला है प्रेषक आरएनए को यह नाम किसने दिया था? तो जैकब और मोनार्ड ने दिया था। जैकब और मोनार्ड ने प्रेषक आरएनए को नाम प्रेषक आरएनए दिया था। और प्रेषक आरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। संदेशवाहक आरएनए या फिर दूत आरएनए भी कहते हैं। दूत आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, mRNA भी कहा जाता है। इतने सारे इसके नाम हैं। फिर अगला है सहोपकारिता की परिभाषा दीजिए। सहोपकारिता क्या है? तो देखिए, जैसे कोई सहभागी हैं, ये दो सहभागी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यानी सहोपकारिता में दोनों सहभागियों का लाभ होता है। दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, चाहे वो जीवित रहने के लिए हो, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो कॉलोनी बनाने के लिए हो। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और साथ साथ रहते हैं। दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। इसमें उदाहरण अगर देखा जाए तो उदाहरण में जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, ये हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण भी आप बता सकते हैं, जैसे दलहनी पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों में राइजोबियम जो पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु, ये भी सहोपकारिता का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो अपूर्ण प्रभाविता है इसमें कार्ल कोरेंस ने क्या किया था कि गुलाबांस के लाल पुष्प लिए थे, लाल पुष्प और सफेद पुष्प लिए थे। सफेद पुष्प दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, तो क्रॉस करवाने पर इन्हें गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे। कार्ल कोरेंस ने क्या किया? लाल पुष्प लिया और सफेद पुष्प लिया, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, ना ही ये अपना प्रभाव दिखा पाया। यानी पेरेंटियल पीढ़ी का कोई भी जनक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। ये बीज की संतान उत्पन्न हुई, यानी गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुआ। और इसके बाद में इन्होंने फिर से स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराने पर लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्पों का जो अनुपात प्राप्त हुआ इन्हें, वो अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। तो यही अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। फिर अगला है अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन क्या होता है? तो अनुलेखन को अंग्रेजी में
ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, पूरा आप लोग जाकर के देखिए। फिलहाल आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन लिप में आबद्ध प्रोटीन संश्लेषण के संदेश को आरएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह पर यूरेसिल लिप में अनुलिपीकरण करना ही अनुलेखन कहलाता है। तो अनुलेखन क्या हुआ? जो डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन होता है, इसकी जगह पर क्या लिपि हो जाए, क्या आ जाए? तो ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और यूरेसिल आ जाए, तो इसी अनुलिपीकरण को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहा जाता है। और आपको बता दें कि अनुलेखन कहाँ होता है, तो कोशिका के केंद्रक में होता है। कोशिका के केंद्रक में अनुलेखन होता है और कोशिका चक्र के इंटरफेस की G1 व G2 प्रावस्थाओं में होता है। फिर अगला है साधारण जुकाम पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जो साधारण जुकाम है ये राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से हो जाता है। इसमें क्या होता है कि नाक बंद हो जाती है, श्वसन पथ संक्रमित हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, गले में खराश हो जाती है, गले में दर्द होता है, सिर में दर्द, बहुत सारे लक्षण तो बता सकते हैं। सभी वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देखिए। बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, पूरा देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं। देखिए, ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो रही हैं, खत्म हो गई हैं, ऐसी प्रजातियां जो अब बिल्कुल समाप्त हो गई हैं, पूर्णतः खत्म हो गई हैं, जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, उन्हें ही विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। फिर अगला है वन्य जीवन संरक्षण हेतु वैधानिक उपाय बताइए। वन के जीव संरक्षित रहें, ऐसा वैधानिक उपाय बताना है। आपको बता दें, जीवों का शिकार ना किया जाए, जीवों का शिकार ना किया जाए। और ऐसे ही आप बता सकते हैं कि वनों को ना काटा जाए, वनों को ना काटा जाए या पेड़ पौधों को ना काटा जाए। वन्य उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाए और कड़े कानून व्यवस्था बनाई जाए। फिर अगला है परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आप कंडोम के बारे में बता सकते हैं, इसका कैसे यूज करेंगे और क्या क्या इसकी सावधानियां हैं। योनिधानी के बारे में बता सकते हैं, योनिधानी। डायाफ्राम है, इसको बता सकते हैं। ग्रीवा टोपी बता सकते हैं, ग्रीवा टोपी। और ऐसे ही कापर टी बता सकते हैं। और ऐसे ही कई सारे यंत्र होते हैं जिनके माध्यम से गर्भधारण को रोका जाता है, तो उसे ही परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां कहा जाता है। हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, जो मानव शुक्राणु है, इसकी संरचना इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा सिर, ये हो जाएगा मध्यखंड, ये हो जाएगा पूंछ, और जो सिर होता है इसमें यहाँ पर केंद्रक होता है, केंद्रक बना देंगे। यहाँ आगे की तरफ एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम बना देंगे। यहाँ गर्दन में यानी मध्यखंड में माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया लिख देंगे, बना देंगे, इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है मेंडल के पृथक्करण नियम। फिर अगला है मेंडल, तो जैसा बनाएंगे वैसे लिख देंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है, संरचना हो जाएगी। फिर अगला है मेंडल के पृथक्करण के नियम का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पृथक्करण के नियम को आइए देख लेते हैं। देखिए, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है, इसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, शुद्ध लंबे, इधर शुद्ध बौने पौधे लिए थे, शुद्ध बौने, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने से इन्हें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। संकर लंबे, ये F1 पीढ़ी थी, ये P1 पीढ़ी थी। P1 पीढ़ी यानी पेरेंटियल पीढ़ी, F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। यहां पर इन्होंने स्वपरागण कराया था, स्वपरागण, और स्वपरागण कराने पर इन्हें लंबे, संकर लंबे और बौने पौधों का अनुपात, जीनोटाइप अगर अनुपात देखा जाए तो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ था। और अगर फिनोटाइप देखा जाए
तो 3:1 प्राप्त हुआ। 3 लंबे हैं, 1 बौना है। और जीनोटाइप में 1 लंबा है, 1 शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और 1 शुद्ध बौना है। तो जीनोटाइप है और ये फिनोटाइप है। तो इस तरह से पृथक्करण का नियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडली हेलिक्स मॉडल का वर्णन कीजिए। हमारे चैनल में बहुत ही आसान भाषा में अपलोडेड है। इतनी आसान भाषा में कि आप एक बार देखोगे सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। जाकर देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ जाएंगे और दूसरे को भी समझा देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आमातिसार तथा दाद पर टिप्पणी लिखिए। आमातिसार क्या होता है? जो आमातिसार है वास्तव में ये अमीबिएसिस रोग है। अमीबिएसिस रोग होता है या अमीबिए पेचिस रोग होता है। कैसे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जंतु से ये हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि पतले दस्त होते हैं, पतले दस्त आते हैं। किसमें? तो इसी में, यानी आमातिसार में या अमीबिएसिस में या अमीबी पेचिस में क्या होता है? पतले दस्त आते हैं और पेट में ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, आते बता देंगे। फिर है दाद। दाद क्या है? तो दाद को रिंग वर्म भी कहा जाता है, रिंग वर्म भी कहा जाता है दाद को। और ये त्वचा संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग होता है दाद। और किससे होता है? तो कौन सा कवक होता है? माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम नामक कवक से हो जाता है। ट्राइकोफाइटान नामक कवक से हो जाता है। कई सारे कवक होते हैं जिनसे दाद हो जाता है और इसमें खुजली वगैरह ज़्यादा होती है और चकते पड़ जाते हैं। फिर अगला है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर समझाइए, या सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में समझाइए। चलिए बता देते हैं। तो देखिए, इधर डाला है सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डाला है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी कि जब खुद की कोशिकाएं, शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं, इम्यूनिटी पैदा करती हैं, तो उसे ही एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं या सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में या पैसिव इम्यूनिटी में जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में, अपने शरीर में जब खुद की कोशिकाएं प्रतिरक्षा पैदा करें तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा, और जब बाहर से एंटीबॉडीज ली जाती हैं, यानी बाहर से वैक्सीन वगैरह लगवाई जाती है, तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर अगला है, सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये धीरे धीरे करके होती है क्योंकि शरीर में खुद बनती है तो धीमी होती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा इंजेक्ट की जाती है तो तुरंत राहत पहुंचाती है। फिर अगला है, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इससे शरीर को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि खुद में बनती है। फिर जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इससे शरीर को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी शरीर में और भी कई सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं वैक्सीनेशन करवाने से। फिर अगला है, यह पूरे जीवन कार्य करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये पूरे जीवन भर कार्य करती है, पूरे जीवन चलती रहती है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में अगर देखा जाए तो मानव में चेचक की बीमारी के जो प्रति प्रतिरक्षा होती है जैसे अपने आप ठीक हो जाता है। जब निष्क्रिय प्रतिरक्षा को देखा जाए तो मानव में जैसे काली खांसी है, टिटनेस है, रेबीज है, पोलियो है आदि रोग से जो टीकाकरण किए जाते हैं या टीकाकरण के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्केरियोसिस रोग क्या है? मनुष्य में इसके संचरण तथा नियंत्रण के बारे में लिखिए। देखिए, एस्केरियोसिस रोग क्या होता है? ये एस्केरिस के द्वारा होता है, एस्केरिस के द्वारा एस्केरियोसिस रोग हो जाता है, एस्केरिस के द्वारा। और ये है वास्तव में क्या? तो गोल कृमि होती है, गोल कृमि होती है, वर्म होता है। और ये परपोषी की आंत में, परपोषी की आंतों में 500 से 5000 तक अंडे देती है, 500 से 5000 तक अंडे देती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित पहले से है
तो उसकी आंतों में 500 से 5000 तक अंडे देती है। और जब वो फीसेस त्यागता है, मल त्याग करता है, तो उसी मल के साथ में वो अंडे भी बाहर आ जाते हैं। और फिर वो अंडे जो खेतों में सब्जियां लगी होती हैं, मिट्टी जो होती है, अन्य जगहों पर फैल जाते हैं। आप जैसे कोई कच्ची सब्जी खाता है, कच्चा टमाटर खाता है, या फिर पैरों से भी वो चिपक जाते हैं, तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और उसको संचरित करते हैं। यानी इस तरह से संचरण इसका फैलता है। और इसके नियंत्रण के लिए आप कुछ विशेष एंटीबायोटिक दवाएं ले सकते हैं, जिससे फायदा हो सकता है। फिर अगला है, मनुष्य में रोगजनक किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं। रोगजनक तो जैसे विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, ये सब क्या होते हैं, रोगजनक होते हैं। रोगजनक का मतलब है जो रोग पैदा करें, उन्हें रोगजनक कहा जाता है। तो इसके बारे में फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देखिए। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में 2 सिद्धांत हैं। एक तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग, एक ये, और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। दूसरा ये, एक तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग और दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग है, इसमें इसके डीएनए में क्या किया जाता है कि व्यक्ति के डीएनए में मनचाहा बदलाव किया जाता है। मनचाहा यानी डीएनए में हेर फेर करना, अदला बदली करना ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जबकि जो रासायनिक इंजीनियरिंग है, इसमें क्या किया जाता है, बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है या पुनर्संयोजन जो डीएनए होता है, उस डीएनए से वैक्सीन, एंजाइम आदि प्राप्त किए जाते हैं। फिर अगला है बीटी फसलें। बीटी फसलें क्या हैं? बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस, और ये सूक्ष्म जीवाणु मृदा में पाया जाता है और इसके प्लाज्मिड के इस जीन समूह से एंडोटॉक्सिन 20 बनता है। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है और यह एंडोटॉक्सिन प्रोटीन कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी, यानी कीटों के लार्वा को मार देती है, खत्म कर देती है। इसीलिए इसको क्राई प्रोटीन भी कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस प्रोटीन के जीन को, यानी ये जिस जीन से प्रोटीन बनता है, इस जीन को निकाल करके फसलों में डाल दिया। तो ऐसे बनी फसलों को बीटी फसलें कहा जाता है। फिर अगला है, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है? कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, देखिए, अधिक उन्नत, अधिक उत्पादन वाली फसलें बनाई गई हैं। पहले तो यही उपयोगिता है। कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं और कोहरा के प्रति प्रतिरोधी हैं, गर्मी के प्रति प्रतिरोधी हैं, शाकनाशी प्रतिरोधी फसलें हैं, घास फूस नाशी प्रतिरोधी। तो कई सारे लाभ हैं, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग करके देखिए। ट्रांसजेनिक जंतुओं पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित जंतु ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किए जाते हैं, उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। और ऐसे जंतु जैसे गाय है, भैंस है, तो अधिक दूध देती हैं, अधिक दूध उत्पादन होता है। और अगर कोई मांस वाले जीव हैं तो अधिक अच्छा मांस प्राप्त होता है, ज़्यादा मांस प्राप्त होता है। अगर अंडे वाली कोई मुर्गी वगैरह है तो अधिक अंडे देती है। तो ये सब ट्रांसजेनिक जंतु हो जाएंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए होता है राष्ट्रीय उद्यान। और इन क्षेत्रों में मानव क्रियाकलापों की मनाही होती है, मानव क्रियाकलापों की मनाही होती है। जबकि जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें भी वन्य जीवों का संरक्षण होता है, लेकिन इसमें मानव क्रियाकलापों की मनाही नहीं होती है। वो अपने क्रियाकलाप कर सकते हैं, लेकिन जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। फिर अगला है, स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है कि वो जीव जहां पर है वहीं पर उसको संरक्षण किया जाए, उसके जीव के प्राकृतिक आवास के स्थान पर ही उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो स्वस्थानीय संरक्षण। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जहां पर जीव रह रहा है उसको वहां से ले जाकर के किसी दूसरी जगह पर संरक्षण देना ही बाह्य स्थानीय संरक्षण
कहलाता है। अगला है मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मादा जनन तंत्र का आप सचित्र वर्णन कर सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बता सकते हैं। हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देखिए। अगला है आवृत बीजीय पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आप हमारे चैनल से देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हार्से चेस ये भी अपलोडेड है। मेंडल के स्वतंत्र विवन नियम, तो स्वतंत्र क्या, तीनों नियम और सभी प्रयोग इनके अपलोडेड हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3-4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इससे इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। फिर अगला है अनुकूलन की परिभाषा, तो ये कोर्स से हटा हुआ है, इसको हटा देते हैं। फिर अगला है जैव विविधता पर एक निबंध में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।